जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या अगले चंद घंटों या फिर चंद दिनों के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर बरतानिया में एक वीडियो लिंक के जरिए बानी एमकेएम के खिलाफ एक बड़ा बयान देने जा रहे हैं? और क्या उसका ताल्लुक वाकई ही बरतानिया में जो प्रॉपर्टीज छीनने, हथियाने या लेने से मुतालिक केस से है, जिसमें अक्टूबर 2020 में पीटर नॉक्स जो कि डिप्टी हाई कोर्ट जज हैं लंदन के, उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई भी जारी कर रखा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के सबसे बड़े नशरियाती इदारे ने एक खबर ब्रेक की है। और वो खबर क्या है? खासकर केस की हिस्ट्री तो सबको पता है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर के बारे में क्या कहा गया है, मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। लेकिन साथ ही आपको ये बता दूं कि जी बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के हक में पहले बैनर्स लगाए गए शहर में, फिर वॉल चॉकिंग भी मुख्तलिफ इलाकों में की गई है। लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान जो गुज़िश्ता 3 से 4 महीने के दौरान उठाया जा रहा था कि अगर बाजवा साहब जाते हैं और उनकी जगह कौन सा नया आर्मी चीफ होगा और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, क्या कंटिन्यूएशन होगा बाजवा साहब का या फिर पॉलिसीज़ चेंज होंगी। 2 दिन गुजर चुके हैं बाजवा साहब को गए हुए और आसिम मुनीर साहब चार्ज संभाल चुके हैं नए आर्मी चीफ का। क्या देखने में आया है? आज़म सवाती, इमरान खान, फिर कराची की सियासत और बानी एमकेएम के लिए स्पेस, ये वो एक अहम तरीन नुक्ता है। इस पर मुख्तसर बात करेंगे और असल फोकस रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नशरियाती इदारे ने खबर जो डॉक्टर फारूक सत्तार और वसीम अख्तर से मुतल्लिक दी है, उस पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इंतहाई माजरत है, 2 से 3 रोज़ गायब रहा और आजकल वीडियोस भी कम बन रही हैं। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है कि नेशनल मीडिया को कवर करने के दौरान आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। और सिंध हाई कोर्ट में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे और उसमें भी रिपोर्टिंग करनी थी। फिर आमिर वड़ाइच बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं और रात के 10-11 जब तक वो जीत नहीं गया, मुबारकबाद नहीं थी, तो मेरी वापसी नहीं हुई, तो इस वजह से मसरूफियात बहुत ज़्यादा रही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जी क्या पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन रहा है बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक भी, सिंध से मुतल्लिक भी, ओवरऑल पाकिस्तान से मुतल्लिक भी और ख़ासकर इमरान खान से मुतल्लिक भी, जो कि ये कहा जा रहा था गुज़िश्ता 3-4 महीने से कि जी कौन आएगा नया आर्मी चीफ। आसिम मुनीर साहब आ गए हैं। आज़म सवाती की स्पीच, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मूड, फिर आज़म सवाती की स्पीच के बाद जो कराची में मुकदमा दर्ज हुए और जो कुछ भी आपको पूरे मुल्क की सियासत पर नज़र आ रहा है, इससे ये वाज़ेह हो गया है कि हमने 2 रोज़ पहले भी मुश्तरका तौर पर फ़ारूक समी ने और अरमान साबिर ने मेरे साथ प्रोग्राम किया था। तो हमने ये कहा था कि आसिम मुनीर साहब आएँगे तो पॉलिसीज़ की कंटिन्यूएशन होगा बाजवा साहब की। चूँकि इमरान खान के फ़ेवरेट कौन थे, पता है कि आप सब जानते हैं उनको, और वो उन्होंने आज अब से चंद घंटे कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये फ़ैसला किया है। इससे पहले एक और जनरल साहब हैं, उन्होंने भी कबल अज़ वक़्त रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो अब लगता ये है कि भरपूर तरीके से, और फिर आसिम मुनीर साहब का ताल्लुक भी उसी रैंक से है, उसी शोबे से है जो कि शोबा बाजवा साहब का था। तो इसलिए लगता ये है कि पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन रहेगा। अब ये पॉलिसीज़ का कंटिन्यूएशन ना सिर्फ रहेगा, बल्कि कहा ये जा रहा है इसमें शिद्दत आएगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि इमरान खान ने पिंकी से मुतल्लिक जब कहा जाता है कि आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब को ये बताने की कोशिश की थी कि पिंकी साहिबा और उनकी जो दोस्त हैं और जो बड़ी मीडिया पर रही हैं, वो करप्शन कर रही हैं और सारा मामलात आ रहे हैं, तो पता चलता है कि आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर के ऊपर इमरान खान साहब ने स्टेप्स लिए और उनको उस मकाम से, उस ओहदे से हटाया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रही हैं। फिर आज़म सवाती के ख़िलाफ़ कराची में सिर्फ 3 केसेज़ हैं, पूरे पाकिस्तान में कई केसेज़ हो चुके हैं और इससे लगता है कि पॉलिसीज़ कंटिन्यूएशन है। अब ज़ाहिर है कि ये पॉलिसीज़ सिंध के अंदर और बिलख़ुसूस कराची के अंदर क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं और रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो सीधा सा सवाल जवाब ये है कि जी यहाँ पर भी वही पॉलिसीज़ आगे चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि ख़ासकर एमक्यूएम के से मुतल्लिक भी, बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक भी, 90 खोलने ना खोलने से मुतल्लिक भी, खुर्शीद मेमोरियल हॉल खोलने से मुतल्लिक या दीगर मामला से मुतल्लिक। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा जो जेस्चर है, या कह लीजिए कि कोई अच्छी खबर बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक इस वक्त फ़िलहाल नहीं है।
انٹل انلیس کہ ان کا جو برطانیہ میں پراپرٹیز کا کیس ہے، 7 پراپرٹیز ہیں، 3.25 ارب روپے، ظاہر ہے کہ اب پاؤنڈز بھی بڑھتے ہیں، ڈالرز بھی بڑھ رہے ہیں، تو وہ قیمت بڑھتے بڑھتے اب وہ 3.25 ارب روپے کی ہو چکی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک خبر جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں جی۔ پاکستان کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے، اور جس میں بھی کام کر چکا ہوں، جو کہ جنگ گروپ ہے، اس نے خبر دی ہے، اور انہوں نے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ جی بانی متحدہ الطاف حسین کے قریبی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جب پراپرٹیز خریدی گئیں تو اس وقت ایم کیو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا، تو اس لیے جو امیر الحق صاحب ہیں ان کا یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد غلط ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی بھی ان پراپرٹیز کو الیکشن کمیشن پاکستان میں اثاثوں کے طور پر ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر ہے کہ بطور سیاسی جماعت اگر بانی ایم کیو ایم اس کے رہنما وہاں نہیں ہیں، سربراہ نہیں ہیں، تو دوسری چیز کراس چیک کرنے کے لیے یہ آتی ہے کہ جی جو پراپرٹیز اثاثے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے دفاتر ہیں، ہمارے پاس اتنی رقم ہے، اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، تو اس میں بانی ایم کیو ایم کے جو سورسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی بھی الیکشن کمیشن میں ان ایسٹس کو نہیں بتایا، ظاہر نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی کبھی بھی یہ پراپرٹیز ڈکلیئر نہیں رہیں۔ اچھا، اب یہ خبر یہ ہے کہ جی لندن کی ہائی کورٹ کو ڈاکٹر فاروق ستار اور وسیم اختر ویڈیو لنک کے ذریعے بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں، اور وہ گواہی ظاہر ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 ہفتہ یا منیمم کہہ لیجیے اور میکسیمم 15 دن کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ شمالی لندن کے مہنگے ترین علاقوں میں جو پراپرٹیز ہیں، اس کی مالیت 3.25 ارب روپے تک کی پہنچ گئی ہے، اور امیر الحق صاحب نے جو کیس داخل کیا ہوا ہے ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ حاصل ہونے والی تمام جو آمدنی ہے ان پراپرٹیز سے وہ غریب اور ناداروں کا حق ہے۔ ایم کیو ایم لندن نے آمدن سے غربا کی امداد نہ کر کے شک کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ شک سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو نیا آئین اور نیا قانون ہے، اور انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان پراپرٹیز پر غریبوں کا حق ہے اور ایم کیو ایم لندن کو ان کے غلط استعمال سے روکا جائے۔ آپ کے سامنے ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے دعوے اپنی جگہ ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان یہ کہتی ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہے، لیکن جو بانی ایم کیو ایم کی لیگل ٹیم ہے وہ بھی اپنی اس پوزیشن کے اندر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسٹرانگ قسم کے ایویڈنسز ان کے پاس ہیں کہ یہ پراپرٹیز اس وقت خریدی گئی جب ایم کیو ایم کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر اصل مالک کون ہوگا، ڈکلیئر عدالت کی جانب سے یہ پراپرٹیز کس کے حق میں جائیں گی، ظاہر ہے کہ یہ تو آنے والا جو اگلا ہفتہ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال یا نئی کھوج میں سے کسی ایک کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔